हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम भाषा संबंधी उन प्रश्नों पर बात करेंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे अभी सीईटी की परीक्षा हुई तो उसके दौरान भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे। आगे एचटेट, सीटेट, आरटेट, इन सभी परीक्षाओं के अंदर ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। तो आज मैंने भाषा संबंधी जो टॉपिक है उसके ऊपर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो निकाले हैं, वो यहाँ छाट कर लिखे हैं। तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा की सार्थक इकाई क्या है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। वाक्य क्यों होती है? क्योंकि अगर भाषा जो हम बोलते हैं या जो हम भाषा लिखते हैं वो सार्थक होनी चाहिए। सार्थक का मतलब है स प्लस अर्थ। स का मतलब होता है साथ, अर्थ का मतलब अर्थ देती है। तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो क्या होती है? वाक्य होती है। वाक्य क्या होता है? सार्थक होता है। सार्थक होना चाहिए वाक्य। अगर वाक्य सार्थक होगा तभी वो क्या कहलाएगी? भाषा कहलाएगी। ठीक है। वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? अब वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य से छोटी इकाई होती है उपवाक्य। वाक्य से छोटी, या बोल सकते हैं वाक्य की छोटी इकाई क्या होती है? तो वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य होती है। अब उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है। ठीक है। पदबंध क्या होता है? पदों में बंधना। शब्दों का पदों में बंधना क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। जैसे संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध। तो उपवाक्य से छोटी इकाई क्या कहलाती है? पदबंध कहलाती है। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या कहलाती है? पदबंध कहलाती है। पदबंध से छोटी इकाई क्या कहलाती है? पद या शब्द कहलाती है। किससे? पदबंध से छोटी इकाई क्या कहलाती है? पद कहलाती है या शब्द कहलाती है। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सी बार हम पद को शब्द बोल देते हैं। हम मानते हैं कि पद और शब्द एक ही चीज है, लेकिन पद और शब्द दोनों अलग अलग चीजें हैं। शब्द जो हैं वर्णों का एक सार्थक समूह होता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि मोहन, घोड़े और सवार, हमारे पास ये तीन क्या हैं? शब्द हैं। जब ये शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं, वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जैसे मोहन घोड़े पर सवार है, तो मोहन घोड़े पर सवार है, ये व्याकरण के नियमों में बंध गया है। ठीक है, ये शब्द। तो अब ये शब्द न रहकर क्या कहलाएंगे? पद कहलाते हैं। तो शब्द और पद दोनों में यही अंतर है। दूसरा है शब्द स्वतंत्र होते हैं, उन पर व्याकरण के नियमों का कोई बंधन नहीं होता, जबकि पद पर व्याकरण के नियमों का बंधन होता है। तो समझ में आ गया होगा, पद और शब्द दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद है पद या शब्द से छोटी इकाई क्या होता है? अक्षर होता है। जैसे हम शब्द बनाते हैं तो किन को जोड़ के बनाते हैं? वर्ण को जोड़कर बनाते हैं।
अक्षर को जोड़कर बनाती हैं, जैसे कै, समधन, लय, समधन, मैं। तो तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कलम। जैसे यहां मैंने अक्षर लिखे क, ल, म, इकट्ठा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कलम हो जाएगा। तो ये क्या है? शब्द। और इन शब्दों से छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर होती है। अक्षर होती है। क्या होती है? अक्षर होती है। अक्षर से छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है या वर्ण कहलाती है? छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है या वर्ण कहलाती है? अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई, लघुतम का मतलब होता है छोटी इकाई। किसकी दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। और भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या है? वाक्य है। अब देखो, कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो भाई भाषा की लघुतम इकाई क्या पढ़ी है? वर्ण ही पढ़ी है। ऑप्शन में कई बार आ जाता है वर्ण, वाक्य, शब्द, या कोई चौथा जो है और कोई शब्द आ जाता है ऑप्शन के अंदर। तो हम बिना कुछ सोचे, बिना अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, हम जो है तपाक से वर्ण के ऊपर टिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को सबसे पहले हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। आगे है उच्चरित। उच्चरित का मतलब होता है बोली गई, उच्चारण की गई। मौखिक भाषा की मूल इकाई क्या है? मौखिक भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो क्या निकलती है? आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है। तो मौखिक भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। और लिखित भाषा की मूल इकाई क्या है? वर्ण है। लिखित भाषा की मूल इकाई क्या है? वर्ण है। अब लिखित भाषा की मूल इकाई वर्ण क्यों है? क्योंकि हम जब भाषा को लिखते हैं तो सबसे पहले हमें वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर हमें वर्णों का ज्ञान नहीं होगा तो हम कोई भी वाक्य नहीं लिख सकते, अपनी बात किस भाषा के रूप में लिखकर स्पष्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए। तो इसलिए हिंदी भाषा की मूल इकाई क्या है? हिंदी भाषा की मूल इकाई वर्ण है। आगे देखिए, हिंदी जो शब्द है हमारा, हम पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी भाषा, हिंदी जो शब्द है हमारा फारसी भाषा से आया हुआ है। कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि हिंदी शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है, या हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो ये किस भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। अब है संस्कृत को, कई बार पूछ लिया जाता है संस्कृत को कौन सी वाणी कहा जाता है? तो संस्कृत को कौन सी वाणी कहा जाता है? देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है। आगे है संस्कृत भाषा का प्राचीनतम। प्राचीनतम का मतलब होता है सबसे पुराना। प्राचीनतम का मतलब क्या होता है? सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, कौन सा है? ऋग्वेद है। और संस्कृत को देववाणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जब ग्रंथ रचे गए थे तो वो संस्कृत भाषा में रचे गए थे। उसके बाद में हिंदी भाषा में इनका क्या हुआ था? अनुवाद हुआ था। तो संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम, प्राचीनतम का मतलब होता है सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। आपने पढ़े होंगे हमारे ग्रंथ कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। आगे है हिंदी भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कई बार पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है? तो कौन से अपभ्रंश से हुआ है?
शोरसेनी अभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? शोरसेनी अभ्रंश से हुआ है। आगे है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली कहां कहां प्रयोग की जाती है। ऑप्शन दे देता है आपसे, या पूछ लिया जाता है वैसे, खड़ी बोली कहां कहां बोली जाती है। तो खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर के आसपास क्या की जाती है? बोली जाती है। खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर के आसपास क्या की जाती है? बोली जाती है। तो भाषा जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। आगे भी हम हर जो है विषय के ऊपर, जैसे वर्ण विचार है, शब्द विचार है, संज्ञा है, सर्वनाम है, आदि सभी विषयों पर जो परीक्षा के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, नॉर्मली तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म अंतर के दौरान, तो उन परीक्षाओं की आगे भी ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।